हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं घटना चक्र के बीपीएससी के पूर्वावलोकन का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज अर्थशास्त्र के दूसरे पार्ट को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 101 तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 102 से देखेंगे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है कौन? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होगा? तो इसका उत्तर है सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, का अंश बढ़ता जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां सम्मिलित हैं, का अंश क्रमशः कम होता जाता है। वर्ष 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 59.2%, 13.3% तथा 27.5% था, जो वर्ष 2018-19 में सकल मूल्य वृद्धि में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 16.1%, 29.6% तथा 54.3% हो गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक अर्थात अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो आइए एक एक करके इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इस पहला ऑप्शन है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी को। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। दूसरा ऑप्शन है साक्षरता दर को, और तीसरा ऑप्शन है जन पर जीवन प्रत्याशा को, और चौथा ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर को। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात शिशु मृत्यु दर को। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्न घटक हैं। पहला घटक है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा घटक साक्षरता दर, और तीसरा घटक है जन पर जीवन प्रत्याशा। यूएनडीपी द्वारा भारत में भी मानव विकास सूचकांक निर्माण हेतु अन्य सभी देशों की तरह उपयुक्त तीनों घटकों का ही प्रयोग किया जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इसका उत्तर है सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अब आइए चलते इसके विस्तार को जानते हैं। अधिसंरचना दो प्रकार की होती है। पहला है भौतिक अधिसंरचना तथा दूसरा है सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत भूमिका होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, तार संचार अर्थात दूरसंचार को। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने का संक्षिप्त रूप है दिवंगत
पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, दूसरा है स्वास्थ्य बीमा और तीसरा है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा व चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, पोषण। वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक निम्न है। कौन कौन से घटक है? तो आइए जानते हैं। तो घटक है स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण। अपने आरंभ में PMGY में उपयुक्त प्रथम 5 घटक ही थे। छठे घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को PMGY में 2001-2 में जोड़ा गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको कथन और कारण दिया गया है। तो आइए इसके कथन और कारण को पढ़ते हैं। तो कथन दिया गया है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी। और कारण आर दिया गया है, केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो इसमें कौन सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी IRDP के स्तर का अथवा उससे बेहतर रहा है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे IRDP के साथ साथ अक्टूबर 1980 से प्रारंभ किया गया था, में छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया गया। वर्ष 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायत के अधीन रखा गया। अतः कथन तो सही है किंतु कारण सत्य नहीं है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या? तो इसका उत्तर है डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। IRDP द्वारा मूल रूप से गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई ताकि उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से वे इतनी आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर सके। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। तो इसका उत्तर है सी, 1952 को। समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा क्षेत्र के भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई। समुदाय विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन खाली स्थान प्रति माह प्राप्त होगी कितनी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 3000 रुपये। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बजट वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक बृहद पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी तथा पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो आइए चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन व्यस्त सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूर करने को तैयार हैं। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन और बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब तथा मध्य प्रदेश है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 से यह लिया गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत की औद्योगिक नीति 1948, 1951 तथा अब 1991 में संयुक्त क्षेत्र के तहत किसी उद्योग में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों को वस्तु उत्पाद का अधिकार दिया गया है। अर्थात कोई भी वस्तु सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित की जा सकती है। औद्योगिक नीति 1951 में ब अनुसूची ऐसी ही क्षेत्र से संबंधित रही है। अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अर्थ किसी उद्योग में सरकार और निजी कंपनी की सम्मिलित भागीदारी से है। सरकारी उपक्रमों को लाभकारी बनाने के लिए उसके कुछ अंश अर्थात शेयर निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, जिससे उच्च प्रबंध एवं तकनीकी प्राप्त होती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1951 में जहां कुल श्रमिकों का लगभग 70% कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं में कार्यरत था, वहीं 2018 में यह घटकर 49% रह गया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में यह 42% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है? तो इसका उत्तर है बी, कृषि में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय कृषि का विशिष्ट विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है। वस्तुतः छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बढ़ते श्रम बल को खपाने की क्षमता नहीं है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, किसानों को मकान ऋण। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता उपरांत भूमि सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाए गए। तो आइए कौन कौन से कदम उठाए गए? तो पहला है मध्यस्थों अथवा बिचौलियों की समाप्ति, वहीं दूसरा है काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने जैसे कदम उठाए गए। वहीं तीसरा है कृषि का पुनर्गठन, इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण, भू जोतों का एकत्रीकरण अथवा जोतों की चकबंदी तथा सहकारी खेती शामिल है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? तो इसका उत्तर है ए, बीजों की उच्च पैदावार कृषि। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हरित क्रांति को 1966 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया, जिसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया है। अब आइए चलते अगले पेज पर। पहला है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, दूसरा उर्वरक, तीसरा है कीटनाशक दवाएं तथा चौथा है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। हरित क्रांति के लिए यद्यपि उपयुक्त चारों तत्व आवश्यक हैं, तथापि मैक्सिको से आयातित उच्च उत्पादकता वाले बीजों ने हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर है सी, जूट तथा रुई उद्योग। भारत में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 163 वर्ष पुराना है। 1855 ईस्वी में श्रीरामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। 1875 तक भारत में 16 जूट मिलें हो गई थी।
1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग की क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र लगभग 80% पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई, अहमदाबाद में भी थी, जबकि कपास उत्पादक 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका उत्तर है सी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। यह उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, कपड़ा उद्योग, कपास उद्योग। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित रहता है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहद उद्योग है। इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान है। कपड़ा उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में 14% योगदान है तथा यह 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश के कुल निर्यात में 13% का योगदान करता है। भारत में पहली कॉटन मिल 1828 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में स्थापित की गई थी। अब आइए चलते अगले पेज पर। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बी, कोयम्बटूर। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मॉडवेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है? तो इसका उत्तर स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एल के झा कमेटी की संस्तुति पर वर्ष 1986 से 87 के बजट में मूल्य वर्धित कर अर्थात वैट की एक संशोधित प्रणाली मॉडवेट लागू की गई। मॉडवेट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जिसमें उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर को घटाने की व्यवस्था थी। मॉडवेट के पश्चात बजट 2000 से 2001 से कैनवेट तथा इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से समान वस्तु सेवा कर लागू किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है? तो इसका उत्तर है ए, भार ह्रास मूलक। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार ह्रास मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको कथन और कारण दिए गए हैं। तो आइए कथन और कारण को पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, गत सर्दी के 80 के दशकांक तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया गया। वही कारण है, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है किंतु आर गलत। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 80 के दशक के उत्तरार्ध में अर्थात 1985 से 90 की अवधि में मूलभूत उद्योगों तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग की वृद्धि दर क्रमशः 7.4% और 14.8% वार्षिक रही, जो उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि दर 7.3% वार्षिक की अपेक्षा अधिक थी। अतः इन अवधि में भारतीय उद्योग में 1965 से 80 के संरचनात्मक प्रतिगमन उत्पादन ढांचा दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु के विकास के पक्ष में परिवर्तित हो जाता है कि प्रकृति को बदलते हुए वांछित संरचनात्मक स्थानांतरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया। भारत सरकार द्वारा 80 के दशक में अपनाई गई उदार राजकोषीय व्यवस्था, जिसमें वर्ष प्रति वर्ष बजट के बड़े घाटे
सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण लिया जाना तथा निर्वाचन में वृद्धि शामिल थी के कारण आय में वृद्धि हुई। फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 3.6% वार्षिक थी, जो पूर्व की योजनाओं की अपेक्षा अधिक थी। पुनः जहां वर्ष 1974 से 79 तक तथा 1980 से 85 की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि दर क्रमशः 5.5% तथा 5.1% वार्षिक थी, वहीं 1985 से 90 की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि दर 7.3% वार्षिक रही। अतः कारण गलत है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। 8 उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग अर्थात कोर सेक्टर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार को वर्ष 1990 से 91 में प्राप्त कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व का योगदान सर्वाधिक 78.4% था। वर्तमान में प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.98%, जबकि अप्रत्यक्ष कर 5.43% है तथा कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का अनुपात 51.09% रहा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर है सी, भारत को शिक्षित करना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने और स्वच्छ करने के लिए है, जो टेक इंडिया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? तो इसका उत्तर है डी, चुंगी कर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में विकल्पगत मदों में सर्वाधिक आय चुंगी कर अर्थात सीमा शुल्क से सर्वाधिक आय प्राप्त होती थी। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार के आय के सबसे बड़े स्रोत क्रमशः उधार एवं अन्य देयताएं 20%, जीएसटी एवं निगम 18% तथा आयकर 17% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर है डी, बिक्री कर। प्रश्नकाल में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका उत्तर है बी, विकास। वर्ष 2019-20 में बजट का लगभग 47% व्यय विकासात्मक व्यय रहा। बजट के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के शीर्ष मदों इस प्रकार हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%, ब्याज अदायगी 18% और केंद्रीय योजना 13% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका उत्तर है बी, उत्पाद कर। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था, जबकि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार उधार एवं अन्य देयताएं 20% केंद्र सरकार के कर राजस्व का अकेला सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इसके बाद क्रमशः जीएसटी 18%, निगम कर 18% तथा आयकर 17% का स्थान है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो इसका उत्तर है ए, उत्पाद शुल्क। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, जबकि बजट अनुमान 2020-21 में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्रमशः उधार एवं अन्य देयताएं 20%, जीएसटी 18%, निगम कर 18% तथा आयकर 17% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, भूमि राजस्व। उपयुक्त विकल्पों में से आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क तो केंद्रीय सरकार के कर हैं, किंतु भूमि राजस्व राज्य सरकारें आरोपित एवं उद्गृहित करती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच किया जाता था। वर्तमान स्थिति में यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्यों के साथ विभाजनीय हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो इसका उत्तर है सी बिक्री कर व उत्पाद शुल्क। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपरोक्त विकल्पों में दिए गए आयकर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क परोक्ष कर नहीं है, परोक्ष कर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर है ए निगम कर। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, जबकि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक राजस्व निगम का 18% तथा आयकर 17% से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर है सी ब्याज दर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपरोक्त विकल्पों में कारारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण है, जबकि ब्याज दर मौद्रिक नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित होती है, जबकि मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन रिजर्व बैंक करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है बी डॉक्टर सी रंगराजन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2002 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2005 से 10 की अवधि के लिए थी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होगी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है कितना? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 42%। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलाने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी क्रेडिट कार्ड। अर्थव्यवस्था के विकास समान स्वरूप के दृष्टिगत बैंकों के उपकरणों में भी परिवर्तन हो गया है। इसी क्रम में लेन देन को सुविधाजनक बनाने हेतु बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक सामानों की खरीद का भुगतान कर सकते तथा खरीद के मूल्य की राशि के बराबर मुद्रा ग्राहक को बैंक खाते से संबंधित पक्ष को स्थानांतरित हो जाती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो इसका उत्तर है बी 12% प्रति वर्ष कर दिया। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। वर्तमान मई 2020 में जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर 4.2% है, एमएसएफ दर 4.25%, रेपो रेट 4%, रिजर्व रेपो रेट 3.35%, नकद आरक्षी अनुपात अर्थात CRR 3% तथा सांविधिक तरलता अनुपात अर्थात SLR 18% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात मुद्रा की मात्रा। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, जो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायक होती है, अर्थात यह मूल्य स्थिरता, बचत दर एवं संसाधनों के उपयोग की भांति आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर है सी, निवेश बैंक का जीवन बीमा निगम अर्थात LIC जनसामान की बचत गतिमान कर औद्योगिक गतिविधियों में निवेश करता है। इस प्रकार LIC निवेश बैंक का एक उदाहरण है। LIC जनसाधारण से बीमा करने के आधार पर भारी मात्रा में राशियां एकत्र कर उनका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश करता है तथा इस स्तर के बड़े निवेश के द्वारा भारी प्रतिफल प्राप्त करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो इसका उत्तर है डी, सहकारी उधार ढांचा। भूमि बंधन बैंक, जिनका नाम परिवर्तित कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया था, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी साख की प्रमुख संस्था है। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण प्रायः 15 से 20 वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। भूमि विकास बैंकों को अब कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। बिहार में भूमि विकास बैंक बहुराज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के रूप में संगठित किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो इसका उत्तर है डी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। करेंसी प्रेस नोट नासिक 10, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 रुपये के नोट छापता है और इनकी पूर्ति करता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस देवास, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा शाहबनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रण छापी जाती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है क्या, तो इसका उत्तर है ए, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हैरी जे जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से तात्पर्य उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जहां एक ओर साख की मात्रा का नियंत्रण करता है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न मुद्रा एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है, तो इसका उत्तर है सी, नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हन समिति 1991 ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की गिरती लाभप्रदता के लिए बैंकों की ब्याज रूपी आय में गिरावट को प्रमुख रूप से चिन्हित किया था। ब्याज रूपी आय में कमी का कारण कुल जमा का एक बड़ा भाग सापेक्ष नीची ब्याज दर पर सांविधिक तरलता अनुपात SLR एवं नकद आरक्षण अनुपात CRR के रूप में रखता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक बैंकिंग के अधीन कुल जमा का काफ़ी बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र को कम ब्याज दर पर देना पड़ता था। बैंकों की कुल जमा का मात्र 30% भाग ही बाजार ब्याज दर पर उधार दिया जाता रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नरसिम्हन कमेटी ने SLR को घटाकर 25% तथा CRR को घटाकर 5% स्तर तक लाने की सिफारिश के साथ साथ बैंकों को सुधार की न्यूनतम ब्याज दर निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की। सरकार ने कमेटी के उपयुक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है, तो इसका उत्तर है डी, 8%। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित वासले समिति ने वर्ष 1988 में सर्वप्रथम पूंजी पर्याप्तता मानक की अवधारणा प्रस्तुत की। पूंजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे उस बैंक द्वारा किसी व्यावसायिक अस्थिति के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% निर्धारित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि बैंकों को प्रत्येक 100 रुपये की व्यावसायिक अस्थिति के लिए 8 रुपये की पूंजी अनिवार्य रूप से अपने पास रखना चाहिए। वासले समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में वर्ष 1992-93 से समस्त बैंकों में पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करना प्रारंभ कर दिया गया था। 31 मार्च 2000 से पूर्व पूंजी पर्याप्तता मानक 8%, बेसल मानक 3 के तहत वर्ष 2019 से पूंजी पर्याप्तता
अनुपात 9% करने का निर्णय लिया गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो इसका उत्तर है डी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं। आरआरबीएस को यह सुविधा प्रदान की गई है कि जहां पहले उनके लिए अनिवार्य था कि वे केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ही ऋण दें, वहां अब ये इन क्षेत्रों को केवल 40% तक ही ऋण दे सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है। तो इसका उत्तर है सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। जुलाई 1982 को स्थापित नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाले सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न प्रदान कर इसी उद्देश्य हेतु स्थापित कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार प्रदान करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो। तो इसका उत्तर है सी, विकसित देशों का है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य विकसित देशों की मुद्राओं से है। इन्हें दुर्लभ मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, फलतः आसानी से इनकी प्राप्ति नहीं होती। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर है कितनी। तो इसका उत्तर है सी, 9%। आरबीआई ने नकद आरक्षण अनुपात CRR को अक्टूबर-नवंबर 1997 के 9.5% से घटाकर नवंबर 1999 में 9% कर दिया था। वर्तमान में CRR 3% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है। तो इसका उत्तर है ए, प्रथम योजना। वर्ष 1951 से प्रारंभ होकर आज तक संपूर्ण योजना काल में भी केवल पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही कीमत स्तर नीचे आया था। थोक कीमत सूचकांक आधार वर्ष 1961-62 जो 1950-51 में 89 था, 1955 से 56 में गिरकर 74 हो गया था। अर्थात इन पाँचों वर्षों में कीमत स्तर में 3.2% वार्षिक कमी हुई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, नाबार्ड। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी, जिसका औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। तो इसका उत्तर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार का बैंकर तथा बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है। नोट जारी करने तथा मौद्रिक नीति के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो इसका उत्तर है ई, विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को केवल प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु तथा बड़े उद्योगों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो इसका उत्तर है बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1956 के रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपये का न्यूनतम स्वर्ण कोष और 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियां रखनी आवश्यक थी, किंतु 31 अक्टूबर 1957 के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राएं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपये के बराबर निश्चित की गई, जिसमें 115 करोड़ रुपये मूल्य का स्वर्ण होना आवश्यक रखा गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजल की
कीमतें बढ़ाई गई? तो इसका उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सरकार द्वारा वर्ष 1999 में सड़क विकास के लिए प्रति लीटर डीजल पर 1 रुपये उपकर आरोपित किया था, जिससे डीजल की कीमत 1 रुपया बढ़ गई थी। पुनर्डीजल की घरेलू कीमतों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत में 32 से 34 से प्रति लीटर की वृद्धि की। वर्ष 2014 से डीजल मूल्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से निर्धारित होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की? तो इसका उत्तर है बी, एक्सिस बैंक के द्वारा। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई, का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यह बैंक वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को उनके निर्यात आयात वित्त प्रबंध क्रियाओं के विरुद्ध पुनर्वित्त सुविधा भी उपलब्ध कराता है। अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक्सिस बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है सी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। EPCG पूर्ण रूप से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मक बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं की आयात को सरल बनाना है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका उत्तर है सी, छठी। समन्वित ग्राम विकास को प्रोन्नत करने हेतु कृषि, छोटे उद्योग, कुटीर तथा ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबंधित सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्था के शिखर संस्थान के रूप में नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 रही। अतः नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही की गई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 189 देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित सहस्त्राब्दी घोषणा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य तथा 17 लक्ष्यों की घोषणा की, जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक करना था। 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, वहीं दूसरा सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा है महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और चौथा है बाल मृत्यु दर में कमी, और पांचवा है मातृ अवस्था में सुधार, और छठा है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम, और सातवां है पर्यावरण सपोषणीयता सुनिश्चित करना, और आठवां है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास। इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं। सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्यों में संशोधन किया गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने अक्टूबर 2007 में 4 अतिरिक्त लक्ष्यों की वृद्धि की। इस प्रकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बढ़कर 21 हो गया, जबकि सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य 8 ही थे। MDG की सफलता के बाद 2016 से 30 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो इसका विस्तार है 7 दिसंबर 1995 से अस्तित्व में आए साप्टा का पूर्ण रूप दक्षिण एशिया वरीय व्यापार समझौता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया की विनिमय दर निर्धारित होती है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1975 से 1992 तक भारतीय रुपया की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता है। इस विदेशी मुद्रा
बास्केट में 5 विदेशों समूहों की मुद्राएं संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन तथा ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा गया था। मार्च 1992 से मार्च 1993 तक बाजार और निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई तथा मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपये की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। अब अगला प्रश्न है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। एपेक का पूर्ण रूप से एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत एपेक में विश्व की बड़ी व विस्तारोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं वाले 21 राष्ट्र सदस्य हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 7 दिसंबर 1995 को। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका ने दिसंबर 1991 में सार्क के छठे शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस व्यवस्था के तहत 1993 में साप्टा हस्ताक्षरित हुआ तथा यह 7 दिसंबर 1995 से प्रारंभ हो गया। 1 जनवरी 2006 से इनके स्थान पर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा लागू हो गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 7 से 8 दिसंबर 1985 को गठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क में दक्षिण एशिया के निम्न 7 देश सदस्य हैं। पहला है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव तथा भूटान। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान ने 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अफगानिस्तान। वर्ष 1997-98 में अफगानिस्तान दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं था, किंतु वर्तमान में यह सार्क का सदस्य देश है। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनने का सदस्य देशों ने ढाका में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति प्रदान की थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? तो इसका उत्तर है बी, कपड़े। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में कपड़ा भारत से निर्यात होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदों में से रहा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत में निर्यात के शीर्ष समुदाय मदे इस प्रकार है: कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद 14.5%, रत्न एवं आभूषण 12.2% तथा मशीनी उपकरण 8.3%, मोती, मूल्यवान अर्धमूल्यवान पत्थर 7 से 8.7%, ड्रम, फॉर्मुलेशन एवं जैविक पदार्थ 4.36%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में उद्यत निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2004-05 में 12% था तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का योगदान 16.5% है। भारत के निर्यात में वर्ष 2004-05 में यूरोपीय यूनियन का 21% तथा अमेरिका का 16.5% हिस्सा था। वर्ष 2004-05 में भारत के आयात में ईयू का 16.8% तथा यूएसए का 6.3% रहा। नई आयात निर्यात नीति 2004 में लैटिन अमेरिकी, उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्वी के देशों को भारतीय निर्यात के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार के रूप में चिन्हित किया गया है। 2004-05 में भारत की भागीदारी विश्व निर्यात में 0.8% थी। इस प्रकार उपयुक्त में मात्र तीसरा विकल्प ही सही है, अतः उत्तर में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
वर्ष 2001-2 तथा वर्ष 2002-3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना है तो इसे छोड़ देते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में मांस एवं मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये इसका सही उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO द्वारा अप्रैल 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के योगदान में भारत की हिस्सेदारी 5.31% है, जबकि मांस उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.7% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है सी, चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 1992-93 से चालू खाते पर रुपये की उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लागू की। LERMS के तहत विदेशी अर्जनों के 40% का परिवर्तन RBI द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर तथा से 60% बाजार निर्धारित दर पर किया गया। वर्ष 1993-94 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1994-95 में भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते कर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। वर्तमान में रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय तथा पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा परमचित भंडार है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 28,55,882 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा परक्षित भंडार रुपये 28,55,882 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2017 में यह इतना करोड़ रुपये था। 29 मार्च 2019 को यह इतना अरब रुपये था। 19 जून 2020 को यह इतना करोड़ रुपये हो गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ADB। 44 राष्ट्रों के ब्रिटेन वुड्स में 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में किए गए समझौते के तहत वर्ष 1945 में विश्व बैंक की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिमय ढंग से सामान्य स्तर पर लाने में सहायता दी जाए। विश्व बैंक समूह में 5 सदस्य: अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसकी स्थापना जुलाई 1956 में, निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1988 आते हैं। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की भांति एक संस्था होनी चाहिए विचार से 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, WTO अस्तित्व में आया कब? तो इसका उत्तर है बी, जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गैट की उरुग्वे दौर की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी। WTO की स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मराकस नगर में अप्रैल 1994 में 123 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1995 से इसकी स्थापना हो गई तथा इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका उत्तर है बी, 1991। 1991 में जुलाई माह की 1 तारीख एवं 3 जुलाई को भारतीय रुपये को विश्व के 5 प्रमुख देशों अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस एवं ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष लगभग 18 से 19% अवमूल्यित किया गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो इसका उत्तर है बी, जापान। वर्ष 1991 से 2001-2 तक जापान ने भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता में 21.4% सहायता उपलब्ध कराया था।
वर्ष 2002-3 से वर्तमान की अवधि में जापान द्वारा उपलब्ध विदेशी सहायता कुल विदेशी सहायता का सर्वाधिक हिस्सा था। पहली योजना के प्रारंभ से चौथी योजना के अंत तक अमेरिका का हिस्सा 45% कुल विदेशी सहायता में सर्वाधिक था। वर्तमान में भारत विदेशी सहायता लेने की तुलना में देता अधिक है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका उत्तर है सी अमर्त्य सेन। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। एकेडमी की विज्ञप्ति के अनुसार कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके योगदान के परिणाम स्वरूप अकाल एवं निर्धनता से जुड़े आर्थिक तंत्र को समझने में सहायता मिली। अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक में से कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 तथा पॉवर्टी एंड फैमिली 1981 सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल फ्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका उत्तर है ए जुलाई 1991। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 3 जुलाई 1991 को किया गया था। भारत सरकार ने भारतीय रुपये का 5 प्रमुख मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रैंक, मार्क तथा येन के सापेक्ष 2 चरणों में 1 तथा 3 जुलाई 1991 लगभग 18-19% अवमूल्यन किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? तो इसका उत्तर है डी यूएसए। वर्ष 2000 से 2001 तथा 2001 से 2 में भारत के कुल व्यापार में अमेरिकी का हिस्सेदारी क्रमशः 13% तथा 12.2% थी, जो विश्व के अन्य किसी भी देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा थी। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं संयुक्त अरब अमीरात हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो इसका उत्तर है सी 7। वर्ष 1995 तक भारत में कांडला, मुंबई, नोएडा, फाल्टा, कोचीन, चेन्नई तथा विशाखापट्टनम कुल मिलाकर 4 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे। बाद में वर्ष 1997 में सूरत में भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि 1 नवंबर 2000 को से कांडला, मुंबई, कोचीन और सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात केवल एक। तो आइए केवल एक में क्या है? तो केवल एक है, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास करते हैं। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम दिए गए विकल्पों में मात्र पहले विकल्प से मेल खाती है। PIO कार्ड रखने वाले के लिए भारत आने के लिए वीज़ा का आवश्यकता नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को PIO कार्ड आवंटित नहीं होगा। PIO कार्डधारी कृषि और पौध से संबंधित संपत्ति को छोड़कर भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार और विनिमय और बिक्री की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी विश्व व्यापार संगठन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रथम एवं दूसरे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आए गेट की उत्तरवर्ती संस्था विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है। WTO का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुचारू संचार से संबंधित है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है चतुर्थ 1966 से 71। ये गलत है, जबकि कितना होगा? 1969 से 1974। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, योजना आयोग है क्या? तो इसका उत्तर है सी
परामर्शदात्री संस्था। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। अब अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर है बी, परामर्शदात्री संस्था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो इसका उत्तर है बी, 1950 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग है एक? तो इसका उत्तर है सी, गैर संवैधानिक निकाय। अब अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो इसका उत्तर है बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सहअस्तित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अधीन आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करना होगा कि इससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व का बेहतर वितरण एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके और इससे कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण एवं श्रम का शोषण रोका जा सके। साथ ही निजी क्षेत्रों के तहत व्यक्तिगत पहल की भी गुंजाइश रखी गई है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है? तो इसका उत्तर है ए, रोजगार बढ़ाने को। वर्ष 1992 से 97 अवधि वाली 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य था तथा इसमें शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? तो इसका उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यद्यपि यह कहीं उल्लेखित नहीं है, तथापि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के अध्यक्ष बनने के बाद यह परंपरा विकसित हो गई है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इसे 1 जनवरी 2015 से समाप्त कर उसी दिन नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका उत्तर है सी, 1 जनवरी 2015 को। अब अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना निर्माण के प्रथम चरण में योजना आयोग देश में उपलब्ध भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाता है। दूसरे चरण में संघीय तथा राज्य सरकारें अपनी अपनी योजनाएं बनाकर योजना आयोग को प्रेषित करते हैं, जिसका अध्ययन कर आयोग विभिन्न सरकारों द्वारा प्रेषित योजनाओं का एकीकरण करता है। तृतीय चरण के प्रारंभ में योजना आयोग योजना का प्रारूप जारी करता है। तत्पश्चात योजना आयोग विभिन्न सरकारों से परियोजनाओं की प्रकृति निर्धारित कर केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श के पश्चात योजना का अंतिम रूप कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात योजना प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद को भेज दिया जाता है। एनडीसी योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप से स्वीकृत करती है। इसके पश्चात योजना संसद में पेश की जाती है, जहां अनुमोदन के पश्चात सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदा को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो इसका उत्तर है सी, 1992 से 97। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 थी। यद्यपि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ही समाप्त हो गई थी और 8वीं योजना 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, किंतु तत्कालीन आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह अपने निर्धारित तिथि से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो सकी। अब अगला प्रश्न है, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका उत्तर है डी, 5.6%।
8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था, जो संपूर्ण योजना अवधि में प्राप्त समृद्धि दर से लगभग अधिक तथा 7वीं योजना में प्राप्त समृद्धि दर 6% से थोड़ा नीचे था। 8वीं योजना में प्राप्त वास्तविक समृद्धि 6.8% वार्षिक थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश था, तो इसका उत्तर है बी 1966 से 69 तक, भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 तथा 1965 से 66 के गंभीर सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 संबंध की दृष्टि से पूरी तरह असफल रही। फलस्वरूप योजनागत मूल स्तर में वृद्धि, खाद्यान्नों में कमी, विदेशी विनिमय संकट आदि उनके समस्याओं से देश को दो चार होना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में दीर्घकालिक आर्थिक आयोजन को 3 वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा। 1966 से 69 की समयावधि को भारतीय आयोजन के इतिहास में योजनावकाश की संज्ञा दी गई है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसका उत्तर है बी 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। अब अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है, तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1985-86 में 30,564 करोड़ रुपये से बढ़कर अविकासीय व्यय वर्ष 1990-91 में 70,626 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इस अवधि में अविकासीय व्यय की वार्षिक वृद्धि 26.21% रही। ब्याज अदायगी, सुरक्षा, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा सब्सिडी की मदों में तीव्र वृद्धि अविकासीय व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण रहे हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो इसका उत्तर है सी जिला नियोजन पदाधिकारी। जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान जिला नियोजन अधिकारी होता है। अब अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो इसका उत्तर है सी समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में सम्मिलित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो इसका उत्तर है सी पीसी महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी संगठन के तत्कालीन महानिर्देशक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। अब अगला प्रश्न है, 10वीं योजना की अवधि क्या है, तो इसका उत्तर है ए वर्ष 2002 ईस्वी से वर्ष 2007। 10वीं योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो इसका उत्तर है डी सन 1921। भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवस्थी है 1891 से 1921 अवरुद्ध जनसंख्या, दूसरा है 1921 से 1951 मर्यादित वृद्धि दर, और तीसरा है 1951 से 1981 तीव्र ऊंची वृद्धि दर, और चौथा है 1981 से 2001 उच्च वृद्धि दर किंतु मध्य होने की स्पष्ट संकेत। वर्ष 1921 के पश्चात भारत जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में ऊंची जन्म दर के साथ क्रमशः घटती मृत्यु दर पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 1921 के पश्चात भारत के जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करने के कारण ही वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त 4 अवधि में जनसंख्या की औसत दशकीय वृद्धि दर निम्न है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडर के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर है बी 1921। अब अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या
प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो इसका उत्तर है ए 94%। वर्ष 2000 के अंत तक भारत की 94% आबादी ऐसी है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल है। इसी प्रकार 2000 के अंत तक 84% ग्रामीण आबादी ऐसी थी जिसके 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो इसका उत्तर है सी उड़ीसा। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साक्षरता 64.4% है। उपयुक्त विकल्प के तीनों राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि उड़ीसा की साक्षरता 63.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष 80.9% तथा महिला 64.46% है। बिहार में 61.8% साक्षरता है, जो देश में न्यूनतम है। उड़ीसा में 72.9% साक्षरता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्न हैं। इसे आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र का 45.2%, उत्तर प्रदेश का 22.3%, तमिलनाडु का 48.4% और केरल का 47.7%। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है डी संपूर्ण भूमि का 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि पर वन आवश्यक है, जिसे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है, जबकि वनावरण इतना वर्ग किलोमीटर है जो कुल क्षेत्रफल का 21.67% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ए चिपको आंदोलन। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को देखते हैं। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री प्रस्तुत देने की घोषणा की, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। विगत वर्षों में आप टिहरी बांध से आशंकित पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? तो इसका उत्तर है डी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? तो इसका उत्तर है बी कलकत्ता। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कलकत्ता था। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उपयुक्त प्रश्न में उल्लिखित शहरों की जनसंख्या घटते क्रम में सबसे अधिक है मुंबई, फिर उससे कम दिल्ली, उससे कम कोलकाता और उससे कम मद्रास, फिर है बेंगलोर और फिर हैदराबाद। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है? तो इसका उत्तर है ए 25.72%। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 1991 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% थी। वर्तमान जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या की 31.1% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी 84.4 करोड़। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.64 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई है, अर्थात 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर
17.7% रही। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1991 में अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 23.85% 10 की रही। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 11 के में 10 की वृद्धि दर 17.7% थी। अब अगला प्रश्न है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। तो इसका उत्तर है बी, कमी का रुख दिखाती थी। वर्ष 1971 से 1981 के मध्य जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.25% थी, जबकि वर्ष 1981 से 91 की अवधि में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.14% थी। अतः 1981 से 91 के मध्य जनसंख्या की औसत वार्षिक दर की कमी का रुख दिखाती थी। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1.64% रह गई है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से। तो इसका उत्तर है सी, घट गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन। तो इसका उत्तर है सी, चीन। संयुक्त राष्ट्र अभिकरण संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति 2003 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ थी, जबकि दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत की आबादी 1 अरब 6 करोड़ थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो इसका उत्तर है सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतर जनसंख्या घनत्व है। तो इसका उत्तर है सी, बंगाल। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सर्वाधिक 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व भारत में सर्वाधिक 1106 है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। तो इसका उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन दर है। तो इसका उत्तर है ए, 30 प्रति 1000। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जन दर 30 प्रति 1000 थी। वर्ष 2017 में अशोधित जन दर 20% प्रति 1000 है। बिहार में जन दर 26.4% 1000 है। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो इसका उत्तर है डी, जैन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में धार्मिक आधार पर साक्षरता दर सर्वाधिक जैन की है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो इसका उत्तर है सी, बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों तथा सभी भारतीय राज्यों में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।